हेलो बच्चों, मैं हूं एस एन राय सर फिजिक्स वाले। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। और रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में, और कैसे फिजिकली आइडेंटिफाई करते हैं वेदर दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज एंड पैरेलल और मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल एंड एनीथिंग एल्स। और इसमें निकालेंगे कि करंट और वोल्टेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे आसान इजी यही होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए फिजिकली इसको कैसे पहचानते हैं। फिजिकल कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, उसके दो एंड है। एक रेजिस्टेंस का अगला एंड है, वो दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट किसी एक एंड से कनेक्टेड होगा। इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट होते जाएंगे फिजिकली, और दिख भी जाता है बिल्कुल। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, इसका एक ही एंड एक अगले रेजिस्टेंस के पहले किसी एक एंड से कनेक्ट हुआ। इस तरीके से ये कनेक्ट होता जाएगा। और सपोज करिए कि ढेर सारे रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस है, ठीक, और ये R2 रेजिस्टेंस है। इस तरीके से R3 R4 और इन रेजिस्टेंसेस हमने ए और बी के बीच में कनेक्ट किए हुए हैं फिलहाल। अब देखिए इसमें एक हमने बैटरी अप्लाई किया है। यहाँ पे बैटरी का पर्पज है करंट डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। और इसमें देखिए मेन पर्पज ये है कि हमें पूछा जाता है कि इस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। कोई भी मिक्सचर कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के क्रॉस पूछेगा उसमें एक बैटरी एज्यूम कर लें। और सपोज करिए बैटरी से जब करंट यहां से चलेगी आई, इसमें भी आई चलेगी, इसमें भी आई, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, और इसमें भी आई होगी, ठीक। अब देखने से ये लग रहा है कि करंट पूरे सारे रेजिस्टेंसेस में अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में करंट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, आइडेंटिकल करंट होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की एक कॉमन पहचान है। देखिए अगर ये कनेक्शन सीरीज में है तो सीरीज में सारे रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी करंट सेम होगा जिन जिन रेजिस्टेंस में उनको सीरीज में कर देंगे, ये हमने ऐसा कभी नहीं बोला है, ठीक है। ये एक बहुत जबरदस्त चीज होती है फिजिक्स में, एक तरफ से जो चीज बोला जाता है अपने आप से बहुत लोग उसको इंटरप्रिटेशन रिवर्स साइड से भी कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ चीज होती है, खास तौर से नीट जैसे एग्जामिनेशन, आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ये कतई अलाउड नहीं है। एक तरफ से बोला, हमने क्या बोला कि सीरीज में करंट सेम होता है। आपने क्या आइडेंटिफाई किया, हो सकता है कि दिमाग में कुछ स्टूडेंट करते हैं कि सर ने कहा था कि जब करंट सेम होता है तो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। हमने ये कहा कि अगर कनेक्शन सीरीज में है तो ये जरूरी है कि सारे रेजिस्टेंसेस में जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे आपस में वो उनमें सब में करंट सेम होगा। तो यहां पर हमने लिखा कि करंट जो होगी, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। अब वोल्टेज की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं क्या होगा। वोल्टेजेस हो सकता है कि अगर रेजिस्टेंसेस जो जो सेम होंगे सीरीज में उनके अक्रॉस वोल्टेज भी सेम हो सकता है। तो वोल्टेज पे बात नहीं किया, ये 100% श्योर है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, V3 V4, यहाँ पे Vn वोल्टेज होगा, ठीक है। और ये बेसिक हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है, ठीक है, उसमें करंट I है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पर्पज है अपना, एक तो है वोल्टेजेस का आइडेंटिफिकेशन करना, और यहाँ पे वोल्टेज भी अप्लाई किया हुआ है बैटरी से। अब देखिए अब यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे इसमें क्या है कि ए और बी के बीच में एक सिंगल वैल्यू ऐसा रेजिस्टेंस लगा दीजिए जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं।
और वही बैटरी लगा दिया जाए अगर 20 वोल्ट की, इसमें वही करंट आनी चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल जितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में, इनका इफेक्ट वही आए सर्किट में जो इस सिंगल वैल्यू का आएगा। तो कह देंगे कि ये पूरे का रिप्लेस करके सिंगल लगा दो तो इक्विवेलेंट हुआ। ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है। अब देखिए ये वोल्टेज बैटरी वही लगाया है। अब यहाँ पे करना क्या हमको, देखिए ये वोल्टेज जो V1 V2 V3 है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो टोटल मिलकर V ही होगा। तो ये कह सकते हो आपकी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट अप टू Vn। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज V जो है I इंटू आर इक्विवेलेंट है, I इंटू आर इक्विवेलेंट। एक बार इधर से ले रहे हैं V इक्वल टू आई आर लगाते हुए इक्विवेलेंट के सेंस में, एक बार यहाँ इंडिविजुअल से लेते हैं I इंटू R1 I इंटू R2 V2 होगा। इस तरीके से सब I कॉमन है, तो I इंटू R1 होता पहला वोल्टेज V1, I इंटू R2 होता दूसरा, तीसरा और ये nth। अब क्लियर लग रहा है, बिल्कुल I कैंसिल आउट हो रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला सिंपल सा डिराइव हुआ, R1 प्लस R2 प्लस प्लस प्लस। ये बेसिक चीज है, और बेसिक अगर आपका क्लियर है तो अप्लाई करने के लिए काफी आप कैपेबल होंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला R1 प्लस R2 प्लस Rn, मतलब कि सारे रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, जस्ट हमने सम कर देना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको वोल्टेज V1 निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, I इंटू R1। I कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको रेजिस्टेंसेस पता है, R इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने। R इक्विवेलेंट अगर निकाल लिया तो आपने यहां से I निकाल लिया, I इक्वल टू V अपान R इक्विवेलेंट। ठीक है, निकाल सकते हो V इक्वल टू आई आर का हेल्प से। और अगर V1 निकालना है आपको तो I इंटू R1 है, V2 निकालना है तो I इंटू R2 है। अब यहाँ पे I आप रख दो, ठीक है, I रख देंगे, ये V अपान R इक्विवेलेंट, इस I के जगह पे आप यहाँ पे हटा दे V अपान R इक्विवेलेंट R1, ठीक है, और V अपान R इक्विवेलेंट। अब थोड़ा और सिस्टमेटिक कर दें अगर, तो जो V1 आएगा V इंटू R1 अपान R इक्विवेलेंट, मतलब सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। और यही चीज हम लोग कहते हैं कि सीरीज में करंट क्या होती है, सारे रेजिस्टेंसेस में सेम होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि V इक्वल टू आई आर के हेल्प से I सेम होगा सब में, तो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है। इसीलिए आप यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वोल्टेज V को डिवाइड करना है, R1 पे निकालना है तो R1 और नीचे सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरीके से R2 पे निकालना है तो यहाँ R1 की जगह R2 प्लेस हो जाएगा। तो जहां तक हो सके दो रेजिस्टेंसेस पे आप प्रैक्टिस में रहोगे तो सारा निकाल लोगे, अदरवाइज आप बेसिक से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये बेसिक है। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में अगर मान लीजिए सारा रेजिस्टेंस जो R1 R2 R3 था, अगर सबका सम सेम हो गया वैल्यू वाइज, तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप। तो अगर ये देखा जाए तो अगर R1 और R2 और सारे जितने रेजिस्टेंस थे Rn तक सब सेम है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने बार ऐड किया होगा, n है तो n टाइम्स। चलिए इसमें ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इक्विवेलेंट में जब निकालेंगे हम जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट आएगा ना, उनमें जो सबसे सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग का। देन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चंस आता है चूंकि, इसीलिए हमने यहाँ पे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बात नहीं की है। तो सीरीज एंड पैरेलल का बेसिक है, जस्ट बेसिक अगर आपको आता है तो आइडेंटिफिकेशन आप कर लिए तो कैलकुलेट करना बहुत ही इजी टास्क हो जाता है।
फॉर्मूले जो भी डायरेक्ट है वो कम से कम डायरेक्टली याद रहे, ठीक है। हम आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल में क्या होता है, देखिए जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हर एक रेजिस्टेंस का कोई एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। जो भी दूसरे एंड जिनके जिनके बच जाएंगे वो एक जगह कनेक्टेड होंगे एक अलग कॉमन पॉइंट पे। ये एक पैरेलल ग्रुपिंग होता है। इसको आप फिजिकली आइडेंटिफाई करिए, चाहे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ पे है। एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक एंड कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ पे है। एक तीसरे रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ पे है। ये पॉइंट सपोज करिए बी है, ये सपोज करिए है। ये R1 है, ये R2 है, मे भी हो सकता है कि R3 R4 ये n रेजिस्टेंसेस की संख्या। अब देखिए यहाँ पे हम अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक बैटरी लगाए। अब देखिए ये जो वायर इससे बनाया है कनेक्टिंग वायर, एक्चुअल में ये पॉइंट से पहचान में आता है कनेक्शन पैरेलल का। सीरीज तो डायरेक्ट होता, पहचान में आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है। अब देखिए ये जो पॉइंट ए है ना, ये पूरा वायर अगर बीच में कोई चीज नहीं आया, रेजिस्टेंस या कोई सर्किट एलिमेंट, ये सब एक पॉइंट कहलाएंगे, मतलब एक पोटेंशियल पे है। और ये अगर पॉइंट है, ये पूरा वायर बी पॉइंट पे होगा। ये एक बेसिक है, और आप इसको कितना भी वायर को इधर उधर घुमा के ऐसे बना लोगे तो बी ही कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिक सीधा फिगर बनाए, क्वेश्चन में जब भी आएगा वो टेढ़ा मेढ़ा घुमा के आएगा। अब देखिए ये पॉइंट, ये देखिए जहां तक ये घूम जाओ एक कनेक्शन सब ए पॉइंट है, यहां से पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है, बस उस पार नहीं जा सकते हो। ये जितने प्लेन वायर्स दिख रहे हैं आप एक पॉइंट पे एक साइड में जहां भी दिख रहा है, अब देखिए ये पॉइंट भी है। ये पॉइंट इसीलिए सीखा जाता है कि पॉइंट से ही आइडेंटिफाई होता है, और ऐसे आप मतलब आप आइडेंटिफाई कर जाते हो, विजुअलाइज कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कनेक्शन, हमारा पर्पस यहाँ पे इक्विवेलेंट का सॉल्व करना है, मतलब ये हुआ। अब देखिए ए और बी के बीच में बैटरी लगी है, ये भी रेजिस्टेंस ए एंड बी, ये भी रेजिस्टेंस ए एंड बी, ये भी ए एंड बी, तो सबके क्रॉस वही वोल्टेज आएगा, बी बी कॉमन आ गया। इसमें ये पता चल गया कि जो वोल्टेज है क्रॉस है, द एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज इज सेम है अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और करंट की कोई गारंटी नहीं, अगर रेजिस्टेंसेज सेम है तो करंट भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस सेम हो गया तो V इक्वल टू I R से करंट भी सेम होगा। फिलहाल इसमें अलग अलग करंट है। अब देखिए इसमें अलग अलग करंट है, और यहाँ पे अगर करंट अगर देखें, मान लीजिए कि यहाँ से करंट एक सर्किट से I चली, यहाँ I पहुंचेगी तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसमें गई सपोज I1, इसमें गई I2, इसमें गई IN, मतलब n रेजिस्टेंसेज है। यहाँ पे फिर वापस पूरे सम होके यहाँ पे I रिटर्न हो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है फिर वही बात कि ए एंड बी के बीच में सिंगल वैल्यू का एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जिसमें सर्किट से निकलने वाली जो करंट है, बैटरी लगा दिया अगर सेम वही आई होनी चाहिए, ये आई वही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट जो नहीं पता है अभी फिलहाल। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए वोल्टेज सब सेम है, तो इसमें करंट I1 I2 I3 सब निकलता हुआ दिख रहा है। I1 क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो I1 होगा V अपान R1। सिमिलरली I2 क्या होगा, V अपान R2, यहाँ पे V अपान RN। अब देखिए टोटल करंट I जो गई है वही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, यहाँ से अगर देखा जाए तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। अब देखिए एक I यहां से लिया V अपान R इक्विवेलेंट से, क्योंकि हमें R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 ये सब में कनेक्शन पाना था, ठीक है। अब I1 देखिए, I1 क्या है, V अपान R1, तो V कॉमन है, पार कर दिया। सब में V अपान R2 था तो V हमने कॉमन ले रखा है, इसे मिटा दिया, ठीक है, बाहर ले रखा चूंकि। और फिर से आएगा V अपान R2, इसी तरीके से V अपान R3, V अपान RN 1/RN। एक लाइन का देखिए सिंगल लाइन डेरिवेशन है, बेसिक है,
तो 1/R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आया पैरेलल ग्रुपिंग में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn, ये सम आ गया पूरा। ठीक, ओके। मान लीजिए सारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। सपोज करिए इफ ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल R1 R2 R3 एंड सो ऑन, जो भी है R है, तो इसमें R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो क्या आएगा, एनी वन वैल्यू जो भी है सब इक्वल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है तो n है, 10 है तो R/10 हो जाएगा। 5 रेजिस्टेंस ऐसे आइडेंटिकल पैरेलल में तो R/5 हो जाएगा इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब देखिए वोल्टेज सेम है सबके क्रॉस, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एकदम क्लियर दिख रहा है क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप कर सकते हो कि चूंकि V सेम है, ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर ये सेम है कांस्टेंट है चूंकि, तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू में सबसे कम करंट जाएगी। ठीक है, ये इसमें हिसाब किताब है। और आप चाहो तो I1 I2 R2 I1 I2 R3 जो भी है निकाल सकते हो, अगर R1 R2 R3 सब पता है हमें। तो अब मान लीजिए इसमें करंट, कई बार क्या होता है कि I ही दे देते हैं, आपको वोल्टेज नहीं दे, वोल्टेज दे देगा तो यार सिंपल है, पैरेलल में सब करंट फटाफट निकल जाएगा V/R से। तो जनरली I देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं करंट का, रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगे और ये मेन सर्किट करंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, I1 I2 फॉर्मूला तो ही है, इक्विवेलेंट निकाल लें, या तो उसके बाद हम I से कनेक्ट करें, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए I1 निकालना तो क्या करेंगे, V/R1 लिखा है। अब V तो दिया नहीं रहेगा, हम कह रहे हैं I दिया रहेगा, तो हम यहाँ से आज इक्विवेलेंट के थ्रू V की बात करें या तो निकालें और इस रिप्लेस करें वापस। तो इसे कुछ चीजों को जैसे जानते रहना चाहिए, डायरेक्ट बेसिक है। मतलब R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है तो इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आते हैं इसमें, मान लीजिए कि 2 रेजिस्टेंस लेते हैं और उसे करके देखते हैं। बेसिक से चाहे जैसे भी आप कर लो, बेसिक वही है कि पैरेलल में कनेक्शन होगा, वोल्टेज सेम होगा, सीरीज में होगा, करंट सेम होगा। तो इसमें बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि 2 रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, R1 R2 ही ले लो जी। और इसमें हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे करंट आपको I दिया है, मतलब दे दिया है, R1 R2 सब पता है आपको। अब पूछेगा कि इसमें I1 I2 फाइंड आउट करो कितनी करंट है। अब देखिए वोल्टेज तो हमने बैटरी लगा के दिया नहीं तो आप तो तुरंत निकाल देते हैं, I1 I2 R1 R2 अगर पता है आपको तुरंत निकाल लेते हैं, V/R1 V/R2, कोई दिक्कत नहीं, हमने I दिया है। अब देखो आपको बेसिक क्या कहता है कि ये तो आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन पैरेलल है, दोनों रेजिस्टेंस, वोल्टेज सेम हो गया तो कॉन्सेप्ट बेसिक है, वोल्टेज सेम होगा, I का R का प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा। आप मान लीजिए कि आप ऐसे ही लगाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लगाया, ठीक है, वोल्टेज I और R का प्रोडक्ट सेम कर दिया दोनों। और ये भी आपको पता है कि I क्या है, तो I है I1 I2 का सम। I1 निकालना है, I2 तो निकाल लेंगे हम I माइनस I1 करके। अब ये देखिए हमें क्या चाहिए, हमें मान लीजिए I1 चाहिए, I के टर्म में चाहिए, I1 छोड़ दिया, I को छोड़ दिया, चूंकि I के टर्म निकालना, I2 को यहां से हटा दिया, I2 यहां से देखिए क्या है, I1 R1/R2। तो सिंपली क्या किया, I1 I2 को हटाया यहां से, I1 R1/R2। ये सब बेसिक अप्रोच है, ठीक है, यहीं से स्ट्रांग होती है फिजिक्स। फिजिक्स का स्ट्रांग होने का रीजन यही है कि आप बेसिक से डील करो क्वेश्चंस को, ना कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूले को मत करो और पूरा रट जाओ। ठीक है, वो टाइम थोड़ा बचाता है, लेकिन सब चीज पता होना चाहिए कहाँ से कोई चीज आया है, क्योंकि जब नए क्वेश्चंस दिखते हैं और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ कई बार ऐसा नहीं पता चलेगा, तो आपको यही सब काम करेगा। I1 देखिए कॉमन हो गया, यहाँ पे I1 कॉमन कर लिया, ठीक है, O1 प्लस R1/R2, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दे इसको, तो I1 क्या हो जाएगा, देखिए I इधर गया,
R2 उधर जाएगा अपन R1 प्लस R2 अपन R1 प्लस R2। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये फॉर्मूला याद है आपको, देखो ये दिखा रहा है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो में है। I1 निकालना है तो ऊपर देखो R2 आया, I2 निकालोगे तो R1 आएगा। मतलब अगर I2 आप डायरेक्ट लिखोगे, भले ही I माइनस I1 है, आप करके देखो यही आएगा, I इंटू ऊपर R1 आएगा और नीचे R1 प्लस R2 आएगा। अब ये मत कह देना कि सीरीज में है क्या R1 R2, आपने R1 प्लस R2 लिखा, नहीं, ये तो कैलकुलेशन के थ्रू आया हुआ रिजल्ट है। हाँ, ये है कि दो रेजिस्टेंस के लिए अगर आपको ये याद किया हुआ है तो आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, और दो से बहुत कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं है सीरीज और पैरेलल में। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्टेज, करंट डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में करा है, और सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन था जो कि रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में था, और इसमें रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस में। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इतना याद रखना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज पैरेलल, हमने कहा कि पैरेलल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्री बनाया जाता है वो जानबूझकर घुमा के बनाया जाता है ताकि आइडेंटिफाई ना हो सके क्लियरली, मतलब सिंगल साइड में आप आइडेंटिफाई ना कर सको सीधे सीधे, मतलब आइडेंटिफाई तो हो ही जाएगा जिसको। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ए और बी दो पॉइंट लिया हमने, आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब देखिए इसका ऐसे कनेक्शन किया और इसका कनेक्शन ऐसे किया, ठीक। अब कह रहा है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत सिंपल है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज है कि नहीं। सीरीज ही सबसे पहले दिखता है। सीरीज अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बीच में कोई कनेक्शन मतलब कि नहीं बनेगा, बिल्कुल कोई कनेक्शन और किसी थर्ड रेजिस्टेंस का नहीं बनेगा। आप देखो जैसे ऐसे आप सोच लो, करंट भेज कर देख लो, इसमें करंट भेज दिया था, क्या इसमें जाएगा? यहाँ कनेक्शन बीच में बना हुआ है, तो कोई भी सीरीज में नहीं क्लियरली दिख रहा है, तो ये समझ लेना कि क्या पैरेलल है। तुरंत तो नहीं समझेंगे फिलहाल, हम क्या करते हैं इसमें पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब देखिए ये वायर है तो ये जंप करके गया, ये टच नहीं है, ये दोनों वायर ये जंपर लगा रखा है। अब देखिए ये जो है ना ए है, तो ये पूरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए हो गया। अब देखो इसका कनेक्शन इससे है तो ये पॉइंट बी है, ये जंप करके ऊपर से ले जाएगा, ये पॉइंट बी है। अब देखो आप ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? ए एंड बी के बीच में, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है किसके बीच में है? तो ये ए एंड बी के बीच में है, हमने बनाया आर। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में? ये पॉइंट देखिए, एक एंड ए पे, दूसरा एंड बी पे, कोई ना कोई दो ही एंड है। अब देखिए इस पे जो टिक मार रहे हैं पहचानने के लिए, इसका एक एंड ए पे, दूसरा एंड बी पे है, ये आर है। अब देखिए इसका, देखिए ए एंड बी के बीच में, तो यहां से ये हमको इतना पॉइंट्स लिखने के बाद ये पता चला कि ये तो चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में थे और सब आइडेंटिकल है, चूंकि इसीलिए एनी वन वैल्यू और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये चार के चारों रेजिस्टेंसेस बेसिकली क्या थे? पैरेलल में थे। और ऐसे देखने से फर्स्ट साइट में नजर नहीं आ रहा था कि ये पैरेलल ग्रुपिंग है, इसीलिए हमने क्या किया कि पॉइंट्स को लिखा और तब देखा, आइडेंटिफाई किया। तो पैरेलल ही थोड़ा सा इनडायरेक्ट बनता है, सीरीज तो दिख जाएगा, डायरेक्टली दिख जाता है। अब बात करते हैं इसमें जैसे वोल्टेज करंट कैलकुलेशन का। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है,
ठीक है। आपने एक बैटरी लगाया इसे और रेजिस्टेंस ले लो, ये है 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, ठीक है, जिसको भी आपका रेफरेंस लेना, मतलब यहाँ पर अर्थिंग किया हुआ है। अब बात इसमें ये करना है हमें, सपोज करिए इसमें कोई पॉइंट देगा आपको जहां का पोटेंशियल पूछा जाएगा। अब इसमें कोई ना कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए हमने इस पॉइंट के बारे में कहा कि ऐसा करिए कि इस पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट पी, बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए 0 यहाँ का है, ये 0 वोल्ट, अर्थिंग मतलब ये बताएगा नहीं कोई, बट 0 होगा, ठीक है, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट है, ये तो 0 वोल्ट हो गया। अब देखिए इनमें करंट अगर पता है तो आप करंट और वोल्टेज के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पता है। अब एक चीज ये देखिए, ध्यान से देखिए, सारे रेजिस्टेंसेस क्या है, सब सीरीज में कनेक्टेड है और सिंगल लूप बना एक ही करंट फ्लो करेगी ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें अगर करंट आई जा रही है, यहाँ आई गई, इसमें आई गई, यहाँ आई गई, इसमें आई गई, ऐसा नहीं है कि यहां से आते समय कोई और करंट हो जाएगी, ऐसे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो करंट कैसे निकलेगा, तो करंट बहुत सीधा कहानी है निकालने का। टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना है 12, V इक्वल टू IR, सिंपल यूज करना है। कितना रेजिस्टेंस से जोड़ लेते हैं, 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12, 12/12 means 1 ampere current is flowing in the entire circuit, ओके। अब देखिए यहाँ पे अर्थिंग किया आपने 0 वोल्ट। अब यहाँ थोड़ा सा मतलब कि डेंजरस है मामला, थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट आपका लड़खड़ाया तो गड़बड़ हो जाए। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो आप V इक्वल टू IR फॉर्मूला आप लगाते हो ना, किसी भी R रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी है या करंट उसमें आई है, I × R वोल्टेज हुआ, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब इस रेजिस्टेंस पे आप जैसे वोल्टेज निकालोगे, 1 एम्पियर करंट है, I × R करा तो 2 वोल्ट आया, ठीक, निकाल लिया। 3 × 1 3 वोल्ट आया, 1 ही 1 है। ये 4 वोल्ट इस पे वोल्टेज है, इस पे 3 वोल्ट है, ठीक है। जोड़ भी लो, देख लो, सब जोड़ लो, सीरीज में जोड़ लो सारा, देखो 12 ही आएगा, आना ही ऑब्वियसली है, ठीक है। अब हमने पूछा क्या है, ये देखो होता क्या है कि जैसे आपने कैलकुलेशन किया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपने फटाक से आंसर लगा दिया 3 वोल्ट, जिसके दिमाग में जो आ जाए, ऑप्शन सब रहेगा, 2 वोल्ट भी रहेगा, 3 वोल्ट भी रहेगा, 4 वोल्ट भी रहेगा, मेजर ऑप्शन ये रहेंगे। आपने फटाक से लगा दिया 3 वोल्ट या 2 वोल्ट, कुछ भी बगैर सोचे समझे, बिना एनालिसिस के। यहाँ बेसिक चीज है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे ये 0 वोल्ट है। अब ये देखिए होता क्या, ये जो रेजिस्टेंस पे थोड़ा ध्यान से देखो, इस पर 3 वोल्ट का जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये अगर बगल में 0 है तो ये इससे 3 वोल्ट ऊपर होगा, क्योंकि हाई से लो करंट फ्लो कर रही होगी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो आया है 3 वोल्ट, ठीक है। तो अपना आंसर तो फिलहाल मिल गया 3 वोल्ट। अब कोई कहेगा कि ये इधर वाला लिए हो क्या, आप 2 वोल्ट क्यों नहीं लिए हो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमसे ये कहे, हमने ये कहा होता कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, अब खतरा बढ़ गया। अब ये तुक्केबाजी नहीं चलेगी कतई, यहाँ तुक्केबाजी हो सकता है सही हो गया हो किसी का, यहाँ सही हो गया, अगले बार में हो सकता है गलत हो जाए, या कहीं और अर्थी मारे तो गलत हो जाए। इसी में देखते हैं अर्थी मार के क्या रिजल्ट आता है। देखो आप 0 का ही मान लो, इन रेजिस्टेंसेस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ये 3 ही वोल्ट रहेगा इन दोनों एंड के इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। आप कहीं अर्थिंग मार लो, यहाँ मार लो, यहाँ मार लो, यहाँ मार लो, जो है मारना है मार लो, ठीक है। एक जगह रेफरेंस 0 कहीं मान लो, मतलब ये हुआ अर्थिंग मारने का। अब देखिए ये जब 3 वोल्ट पे पॉइंट आ गया है तो ये एंड 2 वोल्ट ऊपर रहेगा, मतलब समझ रहे हो, ये अगर 3 है तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा, प्लस 5 वोल्ट है।
ए पॉइंट का पोटेंशियल है, ये आंसर आएगा इसका +5 वोल्ट। हर जगह के बात कर लो जरा। अब देखो इसका अगर कोई क्वेश्चन में पूछा होता, मान लो ये बी पॉइंट है, मान लो सी, मान लो हम सब जगह का निकाल कर दिखा रहे हैं। अगर ये 0 है तो ये जानते हो 4 वोल्ट नीचे होगा, तो 0 के 4 वोल्ट नीचे इस पॉइंट का पोटेंशियल -4 वोल्ट होगा। फिर ये 3 वोल्ट और नीचे जाएगा, ये हो जाएगा, इस पॉइंट सी का पोटेंशियल होगा -7 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल देखते जाना। देखो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल आया है वो -4 वोल्ट है। हम सब जगह का दिखा दे रहे हैं, जिसको जहां का इच्छा करे वहां का निकाल ले। अब देखो आप कहीं और अर्थिंग मार के देख लो, ये जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है ना ये बदलेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज। ये बहुत ही सीरीज का देखने में आसान लग रहा था, डेंजरस चीज था बिल्कुल। अब एक चीज और देखो, ये पॉइंट वायर पे ए ही है, यहां तक ए ही, और ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी। बैटरी ए और सी के बीच में लगी है, 12 वोल्ट की है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का देगा। देख लो ध्यान से, 5 वोल्ट और सी पे -7 वोल्ट, इनका डिफरेंस 12 वोल्ट है। मतलब 5 वोल्ट 5 वोल्ट, मतलब 0 से 5 यूनिट ऊपर है और ये 7 यूनिट नीचे है, तो डिफरेंस विल बी 12 यूनिट्स। तो 5 माइनस मतलब हाई माइनस लो, 5 माइनस -7 विच 12 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे, अब अर्थिंग मार के देख लो, ये पॉइंट्स के पोटेंशियल बदल जाएंगे बट डिफरेंस विल नॉट चेंज। ये बहुत बेसिक है और देखने में लगता है इजी क्वेश्चन है सीरीज ग्रुपिंग में। अब बात करते हैं हम पैरेलल में, तो वोल्टेज जानते हुए सेम होता है, करंट की बात कर सकता है कोई ज्यादा से ज्यादा। तो एक सिंपल सा मिक्स क्वेश्चन करते हैं, इसमें सीरीज पैरेलल पे ही बस है, बस हम लोग बाकी किसी चीज का कोई यूज नहीं करते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट पे बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें देखिए, अब बनाते हैं हम, बता के तो बनाएंगे नहीं कि सीरीज बना रहे हैं, पहले बनाए से बता देंगे तो पता ही चल जाएगा सब। अब देखिए यहां पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे एक यहां पे हमने कनेक्ट किया, और यहां पे देखिए ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, यहाँ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया यहां से इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट लिया हमने बी। अब कहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है अगर ये देखा जाए तो देखिए ए पॉइंट है, अब देखिए प्लेन वार ये चला, ये पॉइंट पूरा ये ए पॉइंट ही है, मतलब बी जो दिख रहा था ना वो बी ए ही था, या पूरा ए है, ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब आप इसका कनेक्शन निकाल कर क्या कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, आपको लहंगा निकालो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये कहने जा रहे हो ना, यही ना कहने जाओगे ए और पी के बीच में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों पैरेलल में, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए और पी के बीच में मैंने पूछा कहा, हमने तो ए और ए के बीच में ही पूछा, ए ही बी है, यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आएगा। मतलब ये कंफ्यूजिंग होता है और कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है एक तरह से कहा जाए तो। अब वापस, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें धोखा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं शॉर्ट हो जाना। एक रेजिस्टेंस का दोनों एंड जब कनेक्ट कर दोगे एक जगह, ठीक है, तो शॉर्ट कर जाएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल,
अब देखिए यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये बताना, इसमें हर जगह करंट बताना है। फाइंड द करंट्स इन ऑल ब्रांचेस, हर जगह। इन ऑल रेजिस्टेंस जितना आपको दिखाई दे रहा है सब जगह। अब देखिए, अब इसमें क्या है, मान लो यहाँ से करंट चली, पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों सीरीज में जो भी करंट आएगी नहीं आएगी इसमें सेम आएगा। 5 + 4 9 12 ओम का रेजिस्टेंस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 ओम का एक रेजिस्टेंस सिंगल आप लगा दो, ठीक है, लगा दिया हमने, इनके बीच था, ये 12 ओम बना दिया उसको, ठीक है। मान लो कि ऐसे ही क्वेश्चन रहा होता। अब ये क्या होगा, देखिए ये अगर ये पॉइंट ऐसे ऐसे पहचानो आप, ये पॉइंट ए है। अब ध्यान से देखो तो ये पॉइंट भी ए ही, एक तरह से देखा जाए तो यहां से गए, ये पॉइंट है, यहां से एकदम कनेक्टेड है, ए ही हो गया। ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये बेसिकली शॉर्ट कर गया है, ठीक है। तो यहां से अगर करंट जाती भी है तो करंट आएगी कैसे, ऐसे आएगी, ऐसे क्यों जाएगी। तो ये 12 ओम और इसके बीच में अगर देखा जाए तो ये 12 ओम का दोनों एंड ए पे ही आ गया एक तरह से, तो यहाँ बी लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कर गया, जब शॉर्ट कर जाएगा तो होगा क्या, होगा क्या, तो एक सिंगल लूप बन जाएगा। तो करंट ऐसे चलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से उधर नहीं जाएगी, उधर क्यों जाएगी, इधर आएगी और आते हुए फिर इधर से आएगी। ये सिंगल करंट, सिंगल लूप बन गया। I = V/R, 5 एम्पियर की करंट आएगी। अब देखो ये पोटेंशियल एक ही पॉइंट, एक ही पोटेंशियल पे, ये ना कहना कि एक ही पोटेंशियल पे तक करंट क्यों आ रही है। ये 0 रेजिस्टेंस वायर है, इसका रेजिस्टेंस नहीं है। हमने कहा था किसी रेजिस्टेंस वायर अगर है, रेजिस्टेंस के दोनों एंड एक पोटेंशियल होगा तब करंट नहीं आएगी, ठीक है। ये 0 रेजिस्टेंस वायर है, मतलब एक तरह से कहा जाए ना तो बैटरी एक स्मॉल एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, दोनों एंड शॉर्ट कर दिया तो बिल्कुल करंट आएगी, क्यों नहीं आएगी। इसमें निकाल दिया करंट। इसमें कोई सीरीज पैरेलल का लग रहा है कि कंसेप्ट काम की जरूरत नहीं पड़ा अभी हमें। उसी तरीके से देखो, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है। हमने लगा दिया बैटरी इस तरीके से, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिया और कहा कि व्हाट इज द करंट इन दिस वायर। इसमें ये 0 रेजिस्टेंस वायर है, आप हर जगह करंट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ए और बी बस कह भी रहे हैं, मतलब आपको करंट निकालना है ए और बी में। हम ये करें कि आप इसमें भी करंट निकालो, हर वायर में, हर रेजिस्टेंस वायर में करंट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या है, फिजिकली अगर कनेक्शन देखा जाए, ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, बैटरी पी और क्यू के बीच में लगी है। ध्यान से ये देखो, ये पॉइंट ए और बी जो लिखे होने वो दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। एक प्लेन वायर है, इसका 0 रेजिस्टेंस वायर, एक ही पोटेंशियल होगा। तो ये कनेक्शन फिजिकली देखा जाए तो ये पॉइंट पूरा ए बी जो कहना है कह लो, एक ही बात है। ये पी है, इधर क्यू अलग है। देखो इस रेजिस्टेंस 2 को देखो तो ये पी पे एक एंड कनेक्शन है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी ए और पी के बीच में है और ये भी ए और पी के बीच में, ए बी ही तो है। ये भी ए और क्यू के बीच में, ये भी ए और क्यू के बीच में। तो ये बताओ ये क्या है, आपस में पैरेलल है और ये आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट जो पैरेलल का मान लीजिए एक्स आया, तो इसका भी पैरेलल का एक्स ही आएगा। अब देखो पी और ए के बीच में ऐसे समझाने के लिए बनाया, ए और बी एक ही पॉइंट है इसलिए ऑब्लिक लगा रखा, इधर क्यू पॉइंट है, इसका भी एक्स आएगा, इसका भी एक्स आया। अब बैटरी कितना है पी और क्यू के बीच में, 12 वोल्ट की। ये बताओ 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 सीरीज में रेजिस्टेंसेज है,
करंट सेम होता है, चूंकि रेजिस्टेंस सेम एक्स आया, इक्विवेलेंट भी बात करें 2 और 4 पैरेलल का इक्विवेलेंट व्हाटएवर भी जो भी आएगा आप कैलकुलेट ना करो, जरूरत नहीं है। तो इसमें ये आधा आधा बढ़ जाएगा 6 वोल्ट और 6 वोल्ट में। एक्स कहां से आया है? तो 2 और 4 या 4 और 2 के पैरेलल ग्रुपिंग से। तो जब इसमें एक्स में 6 वोल्ट आएगा तो इनके जो कंपोनेंट्स थे 2 और 4 और 4 और 2 जो भी है पैरेलल में, इन कंपोनेंट्स में भी तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। इस पर भी 6 वोल्ट आएगा, इस पर भी 6 वोल्ट आएगा, इस पर भी 6 वोल्ट आया, इस पर भी 6 वोल्ट। तो ये बताओ करंट तो सब निकाल लिया हमने। I इक्वल टू बी बाई आर लगा दो, इसमें I इक्वल टू बी बाई आर लगाओ, करंट कितनी आएगी? 6/2 दैट इज 3 एम्पियर। इसमें कितनी आएगी? I इक्वल टू बी बाई आर 3 एम्पियर की करंट इसमें आ रही है। अब इसमें कितनी आएगी? I इक्वल टू बी बाई आर 6/4 दैट इज 3/2 1.5 एम्पियर। इसमें कितनी आएगी? 3/2 एम्पियर। अब ये देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें रूल रेगुलेशन लगाने की भी जरूरत नहीं लग रही है। अगर ये इसमें ये 1.5 एम्पियर हुआ एक तरह से। अब देखिए 3 एम्पियर यहां से गई, इसमें आप कह रहे हो 1.5 एम्पियर गई, तो बाकी कहां गई? इसमें गई और कहां जाएगी? उड़ तो जाएगी नहीं 1.5 एम्पियर। इसमें आई ए बी का आंसर हमारा पता चल गया 1.5 एम्पियर। ओके, हर जगह करंट पता लगा लिया। कैसे लगाया हमने पता, बस पैरेलल ग्रुपिंग और हल्का सा सीरीज ग्रुपिंग का हेल्प लिया है। वोल्टेज को सीरीज में डिवाइड किया, बराबर आ गया तो आधा आधा कर दिया था, और पैरेलल में इक्विवेलेंट का निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, करंट हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें ये इस तरीके से करंट निकाला, ए से बी की तरफ जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस वायर है। कोई कहेगा कि ए और बी का पोटेंशियल, तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, कभी भी दिमाग में ये ना लाना। मतलब ये कहने के लिए एक पॉइंट ही है, कहने के लिए ए और बी लिखा हुआ था। अब ये ना कहना कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम कैसे हो गया था, सेम पोटेंशियल हो गया था, करंट कैसे गई। ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। रेजिस्टेंस वायर का दोनों एंड एक पोटेंशियल पे होगा तो कभी करंट नहीं जाएगी। बट अगर जीरो रेजिस्टेंस वाले, ये बताओ, देखो कॉमन सेंस की बात है, क्या इसमें करंट नहीं है? अरे इसमें भी तो करंट है। आप इसमें अगर मान लो हम इसमें निकालने के बोलते तो कितना निकालते आप बताओ? आप देखो 2 और 4 का इक्विवेलेंट निकालते हैं, 2 × 4/2 + 4 6, एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 4/3 ओम रेजिस्टेंस आता है इसका। ये 4/3 आएगा, R1 R2 अपन R1 + R2 पैरेलल में होता है फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस है, तो ये आ गया 4/3 इसका, 4/3 इसका, 4/3 + 4/3 8/3 इक्विवेलेंट आएगा। यहां से जो करंट चलेगी वो कितनी चलेगी? I = 12/2x। तो I चलेगी कितनी? मेन सर्किट करंट बैटरी से, ये आ गया 6/x। 6/x की वैल्यू कितना बता रहे हैं? 4/3। 4/3 ओम डिवाइड कर दिया 4/3 से, ये आ जाएगा आपका, देखिए 9/2 दैट इज 4.5 एम्पियर। देखिए बिल्कुल लग भी रहा है, वो तो हमने ऐसे सॉल्व करने के बताया इक्विवेलेंट का बस पर्पज से। आप देखिए 3 एम्पियर यहाँ गई थी, 1.5 एम्पियर इसमें गई, 4.5 आ रहा है ऐसे भी। ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर यहाँ पे वापस 4.5 एम्पियर निकल के आ रही है वापस। तो बिल्कुल इसमें एक सिंपल सा बेसिक चीज है, सोचे सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें खास। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, अब तक के लिए बस यही रहेंगे। और बिल्कुल लगे रहना भाई, नीट का एग्जाम आ गया, बिल्कुल एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी इफेक्ट है किसी भी चीज का, और हमेशा एकदम मोरल हाई होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल नर्वस होना है, ये टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस का आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लगे रहना, प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहना है। और हमें कैलकुलेशन करना है 600 पार नंबर का। ठीक है, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे 600 पार नंबर होगा। तो देखिए बेसिक क्लियर होना चाहिए, 600 प्लस, मतलब 620 एटलीस्ट आना चाहिए, तभी कोई कॉलेज एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो आप बायो में 340 आप प्लस रहो। ठीक है, केमिस्ट्री में 150 के आसपास रहे, फिजिक्स में अगर आप इसको जोड़ोगे तो 500 में 10 नंबर कम, 490 आएगा ये। ठीक है, तो फिजिक्स में कम से कम आपको कितना आना चाहिए? कम से कम अगर आप 130 लेते हो तो आप जोड़ कर देख लो, आप पूरे के पूरे
620 और फिजिक्स में 130 पाना एज कंपेयर टू केमिस्ट्री में 150 पाने के मुकाबले काफी डिफिकल्ट टास्क है। 130 पाने के लिए आपका क्वेश्चन 30 प्लस सही होना चाहिए, कुछ गलत भी होते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं, एग्जैक्टली 30 बनाया 30 सही हो गया, जो कि बहुत कम चांस ही होता है, मान लेते हैं 30 क्वेश्चन आया 30 सही हो गया, तो 120 मार्क्स पाओगे आप फिजिक्स में। ऑन एन एवरेज अगर 2 मिनट लगाते हुए ये पर क्वेश्चन, तो आप 30 क्वेश्चन को आप 60 मिनट में 1 घंटे में करोगे। कभी फिजिक्स 1 घंटे में मोस्टली नहीं बनेगी। इससे बायो में 340-350 पाने की कोशिश करो, और ये टाइमिंग जो होगी इसकी मैक्सिमम 45 मिनट्स होगा बायो के लिए। बाकी फिजिक्स में 1 आवर 10 मिनट से वेरी करता है, 1 आवर 15 मिनट्स तक, मिनिमम 1 आवर के नीचे जाते ही आपका फिजिक्स में 100 से नीचे हो जाएगा, सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं करने देगा। या तो आप इसके टोटल 100 मार्क्स पाए रहो, थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स में थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना आदमी कहता है। टफ बिल्कुल नहीं होता है, बेसिक चीजें बेसिक पे कमांड रहे, ठीक है, तब जाके आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता है और बिल्कुल स्कोर आता है। स्कूल देखते हैं कि हम लोग स्कोर करते हैं, बहुत बच्चे 100% फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180। तो कहीं ना कहीं बेसिक से डील होता है और प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्विंग जरूरी नहीं है फिजिक्स में कि आप आईटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। बेसिक बेस क्वेश्चन आ रहा है और थॉट बेस आता है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता फिजिक्स में जो 2 मिनट से ऊपर का टाइम ले रहा होगा। अगर ऐसा इनकेस आता है उसको छोड़ देना है, टारगेट रखना है 40 क्वेश्चंस का बस, ठीक है। थैंक यू।